नमस्ते प्यारे बच्चों। आज से हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने कक्षा 9th में वास्तविक संख्या पढ़ी हैं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? देखिए, इनकी परिभाषा से स्पष्ट है कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा देखिए, परिभाषा सभी परिमेय संख्याओं, सभी परिमेय संख्याओं जितनी भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं तो परिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर संख्याओं के संग्रह यानी समूह या कलेक्शन को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संख्याएं कहते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर लिखा है कि सभी परिमेय संख्याएं, तो सभी परिमेय संख्याएं यानी जितनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं या हमारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं, वे सभी हमारी जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्या हैं और यह हमारी पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक है, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी सी इनकी जानकारी के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि प्राकृतिक संख्याएं और कौन सी? पूर्ण संख्याएं, यह हम पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं और कौन होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, यही होती है हमारी, है ना। तो यह हम इनको पढ़ चुके हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं, ये तो हमें पता है क्या होती हैं। यानी वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। कैसे? जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये हम आगे तक गिनते जाते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? तो जो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये 1 से शुरू होती हैं। तो 1 से शुरू होकर के जाती तो आखिरी अनंत तक है, लेकिन इनकी गिनती पूरी नहीं हुई थी, 9 तक ही सीमित रह गई थी। तो क्या हुआ, हमारे भारत में शून्य की खोज हुई, फिर इन संख्याओं में शून्य मिला दिया तो हमारी गिनती पूर्ण होती हुई दिखी। तो इसको हम पूर्ण संख्या कहने लगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने शून्य मिला लिया, इसमें 0 1 2 3 4 और ऐसे अनंत तक इन संख्याओं को हम लिखने लगे। तो इसके बाद हमारी गिनती पूरी हो गई। अब देखिए पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक संख्या देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ पे संख्या रेखा बना करके दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये संख्या रेखा बनाई और ये संख्या रेखा आपने देखी भी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लिख देते हैं 0 1, ये तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, है ना। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर ऐसा दर्शाते हैं ना। अब देखो, यहाँ तक हमारी पूर्ण संख्या तो हमें ज्ञात हो गई कि हमारी पूर्ण संख्या हो गई, लेकिन इसके बाद भी हमें शून्य से और नीचे की संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो वो संख्याएं, जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारा यहाँ का तापमान 0 से और नीचे उतर गया, तो इनको हम कैसे दर्शाएंगे? या हम ये कहें कि लेन देन के हिसाब से हमने उससे इतने पैसे ले लिए या हमने उसको उधार दिए, तो इन संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे? तो इनको दर्शाने के लिए इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समान एक और संख्या की जो है खोज हुई। तो जैसे मान लो 1 है, 1 के समान ऋण 1 प्राप्त हो गया, 2 के समान ऋण 2 प्राप्त हो गया, 3 के समान ऋण 3। तो इस प्रकार से ये हमें गिनती मिल गई और ये भी आखिरी अनंत तक जाने लगी। तो ये सभी संख्याएं मिला करके ये पूरी, इन संख्याओं को हम क्या कहने लगे कि ये हमारी सभी पूर्णांक हैं। क्या कहने लगे इनको? पूर्णांक संख्याएं, जिनमें हमारा शून्य में सम्मिलित होता है और ये दाएं तरफ की ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, सभी के संग्रह को हम क्या कहने लगे? पूर्णांक कहने लगे। और ये हमारी क्या हो गई? इनको हम परिमेय संख्या कहने लगे। ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर इनको परिमेय संख्याएं क्यों कहेंगे भाई?
हैं। परिमेय संख्या तो हमने पढ़ी है कि कक्षा 9th में कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी अंश बटे हर या भिन्न के रूप में होती हैं, जिसमें अंश बटे हर होता है, हर शून्य ना हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इनको हम क्यों परिमेय संख्या कहेंगे, इनमें तो बटे में कुछ है ही नहीं। तो देखिए ये जो हमारे पूर्णांक हैं, इन पूर्णांक के बटे में हम एक लिख सकते हैं, सभी के बटे में एक लिख सकते हैं, लेकिन इस एक का मतलब नहीं होता हुआ यहाँ पे दिखता है, इसलिए ये हम एक का 2 में भाग लगाएं तो 2 ही प्राप्त होता है ना। तो ये सभी के बटे एक होता है, लेकिन हमें इनकी जहाँ आवश्यकता होती है तो हम इनको दर्शा भी देते हैं, और नहीं तो ये संख्याएं, और यहाँ हर जो है एक है, शून्य नहीं है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि ये जो है अंश बटे हर के रूप में है, लेकिन हर जो है शून्य नहीं है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, सभी, ये हमारी सभी परिमेय संख्या कहलाने लगी, ये सब हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो यहाँ पे हमने परिमेय संख्याएं प्राप्त कर ली, तो इन परिमेय संख्याओं को या इन पूर्णांकों को जो हमारे शून्य के दाएं तरफ दिखे, इनको हम कहने लगे कि ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या कहने लगे, ये हमारे धनात्मक हैं, धन है ना इनमें सब में, धनात्मक पूर्णांक, इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, शून्य के इस तरफ वाली को, इसको हम कहते हैं ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इनको हम ऋणात्मक संख्या कह लेने लगी कि ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है ना, तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। तो इस चैप्टर में जो यहाँ पे वास्तविक संख्या हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में आपको यहाँ हर एक बार यह बात आपको दिखेगी कि ये धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो ये है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक यानी हमारी ये संख्याएं, ये हमारे पूर्णांक हैं। तो ये सभी जो हैं ये क्या कहलाने लगी हमारी, इनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। अब देखिए जब हमारी ये परिमेय संख्याएं हो गई, तो फिर अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ बात आती है कि अपरिमेय कौन सी होना चाहिए भाई। तो अब देखिए क्या होता है कि ये जब हमारी सभी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, तो इसके अलावा भी संख्याएं बच जाती हैं, और वो जो संख्या बच जाती हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ वर्गमूल 2 यानी √2 है ना, या वर्गमूल 3 लें, या हम कहें कि पाई, ठीक है ना, तो ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हम जो ये अपरिमेय संख्या मिल जाती हैं और ये परिमेय संख्या, तो इन सभी को मिला लेते हैं, तो ये सभी हमारी वास्तविक संख्या कहलाने लगी। तो ये अपरिमेय संख्या क्यों हैं, ये भी बात आती है कि यार इनको अपरिमेय संख्या क्यों कहेंगे भाई। तो इन अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए हमें थोड़ा सा दशमलव निरूपण को देखना होगा। इस चैप्टर में भी आगे दिया गया है कि इनको हमें आगे बताना भी है, तो या तो हम आगे देख लें, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ देखिए हम थोड़े से यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ठीक है, हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो अब देखो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अपरिमेय संख्याएं, तो ये जो सबसे पहले परिमेय संख्या को निरूपण करते हैं, तो हमें सबसे पहले किस में देखना है, दशमलव निरूपण। क्या देखना है, इसका दशमलव, तब हमें ये समझ में आएंगी कि हमारी यह अपरिमेय परिमेय क्या होती है। दशमलव निरूपण ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, 7वीं में या 8वीं में पढ़ा होगा दशमलव निरूपण, ये आपने पढ़ा है वहाँ पर। देखिए थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलवा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये पूर्णांक थे, इन पूर्णांकों को हमें दशमलव में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे 5 था तो हम इसको लिख देते हैं 5.0, या हमारे 2 हैं तो हम इसको लिख देंगे 2.0, ये हमारा दशमलव निरूपण है। और यदि मान लीजिए हमारी कोई संख्या भिन्न के रूप में है, जैसे हम कहें कि 5/2, तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में लिखने के लिए हम 5 में 2 का भाग लगा देते हैं, भागित 2, इस प्रकार से 5 में 2 का भाग लगाइए तो हम लिखेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ बचेगा 1। अब आएगा दशमलव, दशमलव के यहाँ शून्य उतारते जाते हैं, हम शून्य उतारते जाएंगे और करेंगे कि 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो ये देखिए दशमलव निरूपण तो हो गया, लेकिन 2 के बाद दशमलव लगा करके 5 आ गया है, तो दशमलव हमारी भिन्न हो गई, इसको दशमलव भिन्न कहते हैं, है ना। तो 2 यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन इसके आगे ये जो है शांत हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको, शांत दशमलव। ये भी हमने पढ़ा है कि शांत दशमलव। अब देखिए यदि मान लीजिए हम 5 में 3 का भाग लगाएं, क्या 5 में 3 का भाग लगाएं, तो अब लगाइए 5 में 3 का भाग क्या आ जाएगा, 3 एकम
3 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, यहाँ पे हम शून्य उतार लेंगे। अब 3 का भाग लगाओ, 3 6 18 आ जाएंगे, फिर इसके बाद 2 बच जाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर शून्य उतारेंगे, फिर 3 का भाग देंगे, 3 6 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 घटाएंगे, फिर 2 बच जाएगा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर 3 6 18, फिर हमारा फिर 2 बच जाएगा। तो यह कहानी बिल्कुल आगे तक चलती जाती है, 6 6 6 6 ऐसी अनंत तक चली जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये 6 शांत होने वाला नहीं है, तो हम इसको क्या कहने लगे, ये हमारा अशांत निरूपण है, नॉन टर्मिनेट। इसको हम क्या कहते हैं, अशांत निरूपण। ठीक है, ये अशांत हो गया और ये हमारा शांत हो गया। तो ये तो हमारी क्या थी, ये सभी हमारी परिमेय संख्या थी, शांत निरूपण और अशांत निरूपण, इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। यहाँ पे इसके बाद भी जो है और जो हमारी संख्या ये, इनको अशांत क्यों कहेंगे, जब हमारी ये सभी परिमेय संख्याएं शांत निरूपण में आ गई और हमारी ये परिमेय संख्या हैं। तो अब अशांत संख्याओं को यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई और संख्या लेते हैं, अब अभी और देख लीजिए इनको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप 25 में 11 का भाग लगाओ, 25 में 11 का भाग लगाइए। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 दूनी 22, और देख लीजिए 11 दूनी 22, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। और अब 11 का भाग लगाइए तो 11 दूनी 22 आ जाएंगे, यहाँ पे हम 22 लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, बचेगा 8, 11 का भाग लगाओ, शून्य आएगा, 11 साते 77, ठीक, यहाँ 77 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बचेंगे, फिर शून्य उतारेंगे, फिर 11 का भाग लगाओ तो 11 दूनी यहाँ पे 22 आएंगे, ठीक है ना, फिर कितना मिल जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर शून्य उतारेंगे, 80 आ जाएगा, है ना। फिर हम 11 का भाग लगाएंगे तो 11 साते 77, और फिर कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर 2 आएगा हमारा, 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, फिर शून्य आएगा, फिर 11 साते 77। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7 ऐसा कहाँ तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। तो ये हमें क्या दिख रहा है भाई, ये हमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेट, ठीक है ना। तो ये अशांत दशमलव कहलाता है। तो ये किस में आएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्याओं में ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 25/11 लिया है और 25/11 हमारी संख्या क्या थी, ये हमारी परिमेय संख्या थी, तो ये हमारी परिमेय संख्या में आएंगी। तो यहाँ से हमने अशांत दशमलव निरूपण समझा। अब देखिए थोड़ी सी इसको हम आगे और देखते हैं। इनमें जो है परिमेय के बाद आ जाती हैं, अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या, किसे हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो यहाँ देखिए हमने देखा है कि जो हमारा पाई रहता है, पाई का मान कितना आता है भाई, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम 22/7 लिख करके, अब इसका भाग दीजिए, 22 से मैं 7 का भाग देना, 22/7 होता है पाई का मान, है ना, यही पढ़े ना। तो 7 का भाग लगाइए, यहाँ पे 7 3 21, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यहाँ दशमलव लिख देंगे, यहाँ पे शून्य आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7 आ जाएगा। तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 में से 7 को घटाइए, 3 मिल जाएंगे, फिर शून्य उतारेंगे, फिर यहाँ पे 7 3 21, 7 चौके 28 आ जाएंगे, फिर कितनी मिलेंगी, फिर 2 मिल जाएंगी, ठीक है। आगे यहाँ पे शून्य उतारेंगे, अब 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 6 बच जाएगा, शून्य उतारेंगे, 7 का 8 बार भाग जाएगा, 7 8 56 हो जाएंगे, यहाँ पे फिर 4 बच जाएंगे, फिर शून्य उतारेंगे, फिर इसके बाद 7 का भाग फिर दीजिए तो कितना आएगा, 7 पौने 35, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संख्या कहीं तक भी आगे तक बहुत से वैज्ञानिकों ने, जो हमारे गणितज्ञ हैं, जो मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने इसको
100 तक इन्होंने जो है और आगे तक भाग दे करके देखा है, लेकिन इसमें कहीं पर भी पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखता है कि वही पैटर्न की संख्या द्वारा रिपीट हो रही हैं। कोई इसमें यहाँ पे पैटर्न रिपीट होता हुआ नहीं दिखता है। पैटर्न आना चाहिए, जैसे 1 4 है, 1 4 2 है, 1 4 2 8 है, इस प्रकार से और संख्या मिले क्रम से, तो ये इसमें कहीं नहीं बनता है। इसलिए इन सभी संख्याओं को हमने किस गिनती में रखा, इस पाई को, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएं। क्या कहलाएं? अपरिमेय संख्याएं। अब जैसे मान लीजिए हमने देखा कि वर्गमूल 2 है, तो आपने कक्षा 9th में इन सबको पढ़ा है कि वर्गमूल 2 जो होता है इसका मान कितना होता है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 का मान देखिए हमने पढ़ा है कि 1.414156562 इस प्रकार से अनंत तक चला जाता है। तो कहीं इन संख्याओं में कहीं पर भी दशमलव के बाद कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए इस वर्गमूल 2 को किस कैटेगरी में रखा, अपरिमेय संख्याओं के रूप में इसको रखा। ऐसे ही करनी 3 को और आगे जो हमें संख्या मिलती है, करनी 5 है, करनी 6 है, इन सभी को हमने किस में रखा, अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में ही आ जाती हैं। तो ये जो है परिमेय और अपरिमेय सभी मिलाकर के क्या बन गई, हमारी ये वास्तविक संख्या कहलाने लगी। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हमने वर्गमूल 4 लिखा, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि वर्गमूल जो 2 है इसका मान क्या होता है, वर्गमूल 2 का, ये 2 हो जाता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो इस प्रकार से वर्ग के रूप में जो संख्या टूट जाती हैं वो हमारी संख्या किस श्रेणी में आती हैं, ये अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ जाती हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। यह हमारी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आएंगी, सॉरी, तो यह हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या हमने यहाँ पर देख ली। तो वास्तविक संख्याओं की जो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी थी, यह जानकारी हमने यहाँ पर समझ ली है। तो जो है ये हमारी वास्तविक संख्याओं की थोड़ी सी जानकारी हो गई, ठीक है ना। अब इस अध्याय में इस वास्तविक संख्याओं में हमें पढ़ना क्या है, इसका जो डिस्कस है, इसकी जो है हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।